हाँ जी, तो दोस्तों स्वागत है आपको अपने इस चैनल बायोब्लास्ट एकेडमी पर। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ मैं आप सब लोग एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने पढ़ाई में व्यस्त हैं। तो आज का हमारा जो क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले सामाजिक विज्ञान क्लास 10th का पेपर। ठीक है, ये पेपर पूरा 70 नंबर का है और अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक एकदम इत्मीनान से, दिल से, एकदम ध्यान केंद्रित कर करके देखते हैं तो आप एग्जाम में कम से कम 70 में से आप 65 तो गेट कर ही लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एकदम अच्छे से पूरा अंत तक वीडियो देखिए और जितने भी क्वेश्चन इसमें हैं अगर आपको याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नहीं याद है तो आप कोशिश करिए कि एक वीडियो के दौरान ही आपको आधे क्वेश्चन याद हो जाएं और बाकी क्वेश्चन आप दोबारा कॉपी पर लिखिए और याद कीजिए। ठीक है, बाकी और कोई भी तरीका नहीं है जिससे आप अच्छा मार्क्स गेट कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, हालांकि इस वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व भी कराएंगे, लेकिन आपको खुद से भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले कि आपको अपना अनुक्रमांक लिख लेना है, उसके बाद आपको अपना नेम लिख लेना है एकदम अच्छे से। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि पेपर आपको दिया जाता है, उस पेपर में आपको पूरे 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है। ओके, 15 मिनट में आपको पूरे अच्छे से पेपर पढ़ने होते हैं और 3 घंटे में आपको पेपर लिखने होते हैं। ठीक है, तो आप उस पेपर को पूरा ध्यान पूर्वक एकदम अच्छे से 15 मिनट में पूरा पढ़ लीजिए। ठीक है, और कुछ आपको निर्देशांक दिए रहेंगे जो कि आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, एकदम ध्यान से। तो इस सामान्य निर्देश को पढ़ने में टाइम बिल्कुल वेस्ट मत कीजिएगा। ठीक है, आपको मैं यहाँ पढ़ के बता देती हूँ, जो यहाँ पर है वो भी वहाँ पर भी यही रहेगा। ठीक है, आप सीधा क्वेश्चन पढ़ना शुरू कीजिएगा। तो सबसे पहला है निर्देशांक आपका पहला कि सभी प्रश्न को करना अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद दूसरा दे रखा है क्या कि इसमें जो होता है, इस पेपर में जो है आपको दो खंड दिए रहेंगे, खंड ए और खंड ब। क्या होंगे कि खंड ए में आपको पूरे 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए रहेंगे। ठीक है, पूरे कितने 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए रहेंगे आपको, जिसको आपको ओएमआर शीट में फिल करने रहेंगे। लेकिन बच्चा ध्यान रहे कि जब हम ओएमआर शीट में फिल करते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ नीले या फिर काले पेन का ही यूज़ करेंगे, उसके सिवाय कोई भी पेन अदर यूज़ नहीं करेंगे। और देखो, ओएमआर शीट को भरते वक्त क्या करना है आपको कि कोई इरेजर, कोई वाइटनर का ऐसा बिल्कुल कुछ यूज़ नहीं करना है। अगर कहीं गलत हो गया तो उसकी जिम्मेदार आप होंगे। इसलिए पूरा क्वेश्चन पेपर को, ओएमआर शीट को एकदम अच्छे से इत्मीनान से भरिएगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा खंड ब। खंड ब में क्या होता है कि पूरे 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न होते हैं। ठीक है, और उसमें वर्णात्मक फर्स्ट और वर्णनात्मक सेकंड दिया रहता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, मानचित्र भी दिए रहते हैं आपको। ठीक है, उसके बाद बच्चा खंड ब में सभी प्रश्न को एक साथ ही दे, यानी कि सभी प्रश्न करने आपको क्या होते हैं, अनिवार्य होते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल से आपके सारे रूल्स थे जो आपको सारे के सारे इसको फॉलो करने हैं। उसके बाद अपन लोग चलेंगे अपने क्वेश्चन पेपर पर, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न पर। तो हमारा खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न दे रखा है। पहला प्रश्न कौन सा है कि वो है, जब फ्रांस छींकता है बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए मेटरनिक, ऑप्शन बी जूसेप गैरिबोल्डी, सी नेपोलियन बोनापार्ट, डी ऑटो वन बिस्मार्क। तो वो किसने कहा ये कथन? तो आंसर है बेटरनिक। ठीक है, कौन है? बेटरनिक। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट में बताइए, लेकिन अगर नहीं पता है तो आप एकदम अच्छे से इसे याद कर लीजिए। लेकिन बच्चे, उससे पहले कि आपको इस वीडियो में ट्रिक के साथ पूरा सिखाया जाएगा। ठीक है, कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसे आप कैसे हैंडल करेंगे, यानी कि जो आपको बहुविकल्पीय प्रश्न है अगर वो आपको नहीं आते हैं तो आप क्या करेंगे उस वक्त।
तो सिंपल सा क्या करना है, कुछ ज़्यादा नहीं, बस 3 ट्रिक आपको फॉलो करना है, बाकी आपका वो क्वेश्चन 90% तक राइट होगा। ठीक है, तो पहला रूल क्या बोलता है कि जब भी आपको बहुविकल्पीय प्रश्न आए और आपका उसका आंसर ना आ रहा हो कि कौन सा है, तो उसमें क्या करना है आपको कि ऑप्शन नंबर डी यानी कि जिसमें लिखा रहता है उपयुक्त सभी, ठीक है, क्या लिखा रहता है उपयुक्त सभी, उसको ट्रिक लगाना है आपको। ठीक है, ऑप्शन ये ट्रिक नंबर फर्स्ट है कि अगर आपको नहीं आ रहा है तो उपयुक्त सभी जहाँ लिखा है उसी को आपको ट्रिक करने हैं। ठीक है, ट्रिक नंबर सेकंड क्या बोलता है, क्या है कि अगर आपको ऑप्शन में ये दे रखा है कि ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं, यानी कि ये ऑप्शन सी में ज़्यादातर दिया रहता है कि ए और बी दोनों सही। ठीक है, जहाँ दोनों दिया रहेगा वहाँ आपको लगाने हैं ये, यानी कि दोनों लगाने हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट ट्रिक है हमारा थर्ड नंबर, क्या कि अगर ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी यानी कि उपयुक्त सभी और ए और बी दोनों नहीं दिया है, तो उसके सिवाय हमें तीसरा क्या फॉलो करना है ट्रिक, तो उस समय हमें क्या करना है, या तो ए या तो सी, इन दोनों में से किसी एक को आपको मार के ट्रिकाना है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर सी का ही होता है। ठीक है, तो आप ये 3 ट्रिक को फॉलो कीजिए, आपका बहुविकल्पीय प्रश्न 100% तक राइट होगा। ठीक है, तो चलिए इस ट्रिक को फॉलो करते हुए इस पूरे बहुविकल्पीय प्रश्न को हम करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या आता है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? ऑप्शन ए विलियम प्रथम, ऑप्शन बी ओटो वन बिस्मार्क, ऑप्शन सी जोसेफ गैरिबाल्डी और ऑप्शन डी काउर। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि ओटो वन बिस्मार्क। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटेन में कार्न लॉ समाप्त करने का क्या मुख्य कारण था? तो उसका आंसर कौन सा है? तो उसका आंसर है बी यानी कि उद्योगपतियों एवं शहरों का विरोध। ओके, लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 4 कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1944 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है कि गुलामगिरी नामक पुस्तक किस प्रकार की समस्या से संबंधित है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि जाति व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है कि बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में किसके मध्य सत्ता की साझेदारी है? ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर है ए यानी कि विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य। फिर अब प्रश्न नंबर 7 क्या है कि महिला आरक्षण अधिनियम 2023 में 33% आरक्षण महिलाओं को निम्नलिखित में से किस संस्था को दिया गया है? ठीक है, तो ए है लोकसभा, विधानसभा, दिल्ली सभा और उपर्युक्त सभी। तो अब ट्रिक को फॉलो कीजिए, अगर आपको ये आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आता है तो आप ट्रिक को फॉलो कीजिए और इसका आंसर बताइए वो कौन होगा। तो वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपर्युक्त सभी। ओके, उसके बाद हमारा आता है प्रश्न नंबर 8वां कि सांप्रदायिकता की समस्या कब प्रारंभ होती है? ठीक है, तो जो सांप्रदायिकता है उसकी समस्या कब प्रारंभ होती है? तो उसका आंसर है ए यानी कि धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाए तब। ओके, अब सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? 4, 5, 6, 7। कौन सा आंसर करेक्ट है? अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो ट्रिक फॉलो कीजिए और बताइए कौन है। तो वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 6। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? ठीक है, तो उसका आंसर है बी यानी कि बहुसंख्यकों का शासन।
अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 11 नंबर पर। नंबर 11 क्वेश्चन नंबर क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी कि सोपान खेती की जाती है? तो उसका आंसर है, तो उसका सही ऑप्शन है बी यानी कि हरियाणा। उसके बाद नंबर 12 क्वेश्चन क्या बोलता है कि भारतीय वन जीवन रक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1970, 1972, 1974 और 1976 इसमें से कौन सा है जिस वर्ष में भारतीय वन जीवन अधिनियम लागू किया गया था? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1972 में। अब हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 पे कि झारखंड में स्थित कोंडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? ठीक है, तो उसका आंसर कौन सा है? वो है डी यानी कि अभ्रक। सही है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 14 नंबर क्या बोलता है कि काली मिट्टी में मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? ऑप्शन ए रबर, मक्का, चावल, कपास। काली मिट्टी में मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाते हैं? ठीक है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि कपास। ठीक है, अब आते हैं अपना प्रश्न नंबर 15 पे। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीश पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? ठीक है, तो वो कौन सा है? वो है महाराष्ट्र यानी कि मुंबई, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नंबर 16 क्वेश्चन क्या बोलता है कि किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? ठीक है, तो उसका आंसर कौन सा होगा? आप कमेंट करके बताइए। आप सबको पता है इसका आंसर, जिसको आता है उसको भी और जिसको नहीं आता है उसको भी। तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना, वो है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है कि दुग्ध उत्पादन क्रिया को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? ठीक है, तो उसका कौन सा आंसर है? यानी कि प्राथमिक क्षेत्र होता है वो जहाँ दूध उत्पादन होता है। फिर प्रश्न नंबर 18 क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन ऋण को औपचारिक स्रोत में सम्मिलित है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि बैंक। उसके बाद हमारा बहुविकल्पीय का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि 19वां भारत में कौन केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है? ठीक है, तो वो है भारतीय रिजर्व बैंक। ये सबको पता होगा कि जो नोट होती है वो कहाँ से जारी होती है, तो जिसे बोलते हैं हम लोग आरबीआई। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य तरीका है? ठीक है, तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना। ठीक है, तो ये रहे सारे हमारे पूरे बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसको एकदम अच्छे से पूरा और मार्कशीट में फिल करने होते हैं। ओके, अब हम लोग आते हैं अपने खंड बी पर यानी कि थियोरेटिकल प्रश्न पर। तो आ चुके हैं हम लोग अपने खंड ब पार्ट नंबर बी पर। तो इसमें है क्या? वर्णनात्मक फर्स्ट यानी कि पहला, और सभी के उत्तर आपको कितने शब्दों में? लगभग 80 शब्दों में देने हैं। ध्यान रहे इस बात को, 80 शब्दों में सबका उत्तर देने हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई आर्थिक महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? लेकिन अगर आपको ये नहीं आता तो दूसरा क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं कि विश्व अर्थव्यवस्था के उद्देश्य के 2 कारण लिखिए। ठीक है, आप देखिए, अगर आपको इसका नहीं आता है आंसर तो आप किसी भी प्रश्न को बिल्कुल छोड़ के मत आइए। ठीक है, अगर आपको पूरा 80 शब्द में नहीं आते हैं, आप 40 शब्द ही लिख, लेकिन आप कुछ ना कुछ तो लिखिए ही। ऐसा अगर प्रश्न को छोड़ के आएंगे तो कोई संभावना ही नहीं है कि आपको 1 नंबर भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है पूरा 4 नंबर का है। तो अगर आप आधा भी लिख कर आते हैं, कोई भी फालतू बातें यानी कि अब महामंदी से, अर्थव्यवस्था से संबंधित, तो आपको 2 नंबर 3 नंबर तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल कोई प्रश्न को छोड़ने की गुंजाइश नहीं कीजिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा और अच्छे से उसे लिख कर आइएगा।
अब दूसरा प्रश्न क्या दे रखा है कि भारत में राजनीतिक दलों के कोई दो मुख्य कार्य लिखिए। ठीक है, अगर आपको ये नहीं आता है, आप दूसरा भी यहाँ पे अथवा करके दूसरा भी दे रखा है कि भारत में लोकतंत्र की किन्हीं दो चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, अब इन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 दे रखा है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार बताइए। ठीक है, और अथवा में क्या दे रखा है कि जैव विविधता क्या है और यह मानव के लिए क्यों उपयोगी है। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 क्वेश्चन क्या है कि खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच अंतर स्थापित कीजिए। ठीक है, अगर आपको ये नहीं आता है तो अथवा में एक और दे रखा है कि विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको ये दोनों में से कोई नहीं आ रहा है, मतलब आपको पूरा अच्छे से संक्षेप में नहीं पता है इसका आंसर क्या होगा, तो आप इसको बिल्कुल नहीं छोड़िए। मैं दोबारा बोल रही हूँ, आप इसको बिल्कुल नहीं छोड़िए। आपको नहीं पता है खुली बेरोजगारी किसे कहते हैं और बंद बेरोजगारी यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं, तो आपको बेरोजगारी के बारे में तो पता है ना, तो आप ये लिख कर आइए। ठीक है, आपको विकास के बारे में पता है, विकास के बारे में, विकास कैसे होता है, विकास में ऋण की भूमिका, कुछ भी लिख सकते हैं आप, कुछ भी खुद से बना करके लिखिए, लेकिन कोई भी प्रश्न बिल्कुल ना छोड़िए। ठीक है, अब आता है वर्णनात्मक सेकंड। ठीक है, इन सब का जो उत्तर है आपको 150 शब्दों में देना है। कितने शब्दों में? 150 शब्दों में। तो 5वां नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि सत्याग्रह का क्या अर्थ है। सत्याग्रह आंदोलन जिसको गांधी जी द्वारा चलाया गया था। ठीक है, और क्या पूछ रहे हैं कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं दो सत्याग्रह आंदोलन का वर्णन कीजिए। ठीक है, जो महात्मा गांधी जी जो आंदोलन चलाए हैं उसके बारे में आपको वर्णन करना है। ठीक है, आप ये जो आंदोलन है वो उसको याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है। गांधी जी के बारे में तो मोस्टली आता ही है। उसके बाद असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था, आपको ये भी लिखना होगा। इसका क्या अर्थ है ये भी, और कोई दो मुख्य कारण लिखिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए सारे के सारे प्रश्न के अलग अलग जो है नंबर इन्वॉल्व है, लेकिन अगर आपको ये प्रश्न आता है असहयोग आंदोलन के बारे में तो आप इस क्वेश्चन को पूरा एक पेज में तो लिखिए ही, लेकिन आप पैराग्राफ चेंज कर करके या फिर लाइन छोड़ के लिखिए। बेहतर रहेगा कि आप हेडिंग दे दें। ठीक है, इसका पहला हेडिंग दे कि असहयोग आंदोलन के बारे में लिखिए, उसके बाद दूसरा हेडिंग दे कि इसका अर्थ, तीसरा हेडिंग दे कि कोई इसका दो मुख्य कारण। ठीक है, इस प्रकार अगर आप लिखते हैं तो आपको पूरा फुल टू फुल मार्क्स मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, उसमें क्या दे रखा है कि भारत में संघीय व्यवस्था का किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, अगर आपको पता है तो संघीय विशेषता के बारे में वर्णन कीजिए। अदरवाइज दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि बेल्जियम की शासक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। ठीक है, किसका शासक व्यवस्था? बेल्जियम का जो शासक था उस समय कैसी व्यवस्था थी आपको बताना है। ओके, उसके बाद नंबर 7 क्वेश्चन दे रखा है कि संस्थान का अर्थ बताते हुए इनके वर्गीकरण को समझाइए। ठीक है, उसके बाद दूसरा दे रखा है, जो अगर आपको ये नहीं आता है तो अथवा में दे रखा है कि गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं और किन्हीं दो का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट में दे रखा है नंबर 8 कि आर्थिक गतिविधियों को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है और सभी का व्याख्या करें। ठीक है, मतलब आर्थिक यानी कि पैसों को, आर्थिक गतिविधियों को कहाँ कहाँ हम लोग और सरकार जो है कितने गतिविधियों में बांटा है उसको आपको लिखना है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं आता है तो आप आर्थिक के बारे में कुछ ना कुछ जरूर लिख के आइए। ओके, उसमें अथवा करके दे रखा है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं और आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो ये है आपके सारे के सारे प्रश्न खंड बाकी। ओके, अब दूसरा दे रखा है कि आपको मानचित्र संबंधित प्रश्न है। ठीक है, 9 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें ए में सबसे पहला क्या दे रखा है कि वह स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो क्या आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? ठीक है, तो उसमें उस मैप में आपको दिखाना रहेगा। ठीक है, और दूसरा क्या है कि वह स्थान जहां सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुई थी। तो गांधी जी के द्वारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वहाँ वो कहाँ प्रारंभ की गई थी, आपको ये उस मानचित्र में दिखाना रहेगा। ठीक है, नंबर 3 क्या है कि वह जनपद जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, तो
आपको बताना रहेगा कि कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ठीक है। तो जो जलियांवाला बाग का हत्याकांड है वो कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। और कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। ओके। नंबर 4th क्वेश्चन क्या है कि वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया था। ओके। नंबर 5वां क्या है कि वह जनपद जहाँ चौरी चौरा की घटना घटी थी। तो देखिए, इतना पेपर डिस्कशन करने के बाद आप खुद सोचिए कि आपको क्या पता चला कि जो गांधी जी का जो आंदोलन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपको गांधी जी के सारे आंदोलनों को एकदम अच्छे से याद कर लीजिए, चाहे वो चौरी चौरा हो, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, जितने भी आंदोलन हैं सबके सब एकदम अच्छे से आपको ज़ुबान पे उसे रट लीजिए, क्योंकि वो सारे के सारे आंदोलन बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि जो अगला वीडियो है वो इससे भी इम्पोर्टेंट आने वाला है, और और एकदम बढ़िया मज़ेदार ट्रिक के साथ, ताकि आपको सारे के सारे क्वेश्चन पेपर फुल टू फुल एकदम ज़ुबान पे रटा दिया जाएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए, और जब मैंने आपको ट्रिक बताया अगर वो हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, चलिए मिलते हैं उस इम्पोर्टेंट वीडियो में।